हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। हमने अभी तक 4 लेक्चर्स के कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, सेल के बारे में इंट्रोडक्शन कर लिया है, डिस्कवरी ऑफ सेल हमारा कंप्लीट हो चुका है और फिर हम पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में भी हमने न्यूक्लियस हमारा कंप्लीट हो गया है, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के पास, वो है हमारा लाइसोसोम्स। ओके, तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे हम लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम हम जैसा कि हर बार कैसे पढ़ रहे हैं, मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और अब लाइसोसोम कैसा दिखता है। ये मैंने सेल का एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है। मैंने हर सेल ऑर्गेनेल्स में इस तरह का डायग्राम किया है ड्रॉ, उससे मैंने आपको समझाया है किस तरह हम उसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, आउटर मेम्ब्रेन कर ली थी इसकी, सेल की मेम्ब्रेन बनाई है मैंने। ओके, सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लेयर, देन सेल वॉल हमारा हो गया है, इसके बारे में भी हमने पढ़ चुके हैं हमारे लेक्चर में। देन उसके बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है, इस तरह का मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ किया था। ओके, दिस इज न्यूक्लियस। इसकी भी हमने डीप स्टडी की है कि इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूक्लियस जो है हमारी सेल का मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है। ओके, देन उसके बाद हमने पढ़ा था इस तरह से, मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बताई थी आपको कि क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ लिया है जिसको बोलते हैं ER। ओके, देन उसके बाद हमने पढ़ा था गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ये इस तरह से हमने एक दूसरे के पैरेलल, ये मैंने गोल्जी एपरेटस आपको ड्रॉ करके बताया था कैसा होता है वो। ठीक है, गोल्जी एपरेटस। देन ये सब हमने पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम सेल के अंदर कैसे दिखते हैं, ये सेल है हमारी, सेल में और इसमें क्या भरा था मैंने, फ्लूइड सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमको स्फेरिकल या राउंड शेप सेक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम सेल के अंदर। ओके, दिस इज कॉल्ड द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, अगर मैं इसको एक अलग से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी तो इस तरह से स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखता है जिसके अंदर एंजाइम्स फिलअप रहते हैं। ठीक है, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ये लाइसोसोम है, दिस इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स भरे होते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इट इज द सेक लाइक सेल ऑर्गेनेल्स। तो हम पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा द सेक लाइक स्ट्रक्चर इन अ सेल सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन आर कॉल्ड लाइसोसोम। फर्स्ट मैंने क्या बताया, लाइसोसोम कैसे दिखता है, एक सेल से बाउंडेड होता है, मतलब उसके चारों ओर एक वॉल होती है। तो इसको इसलिए हमने फर्स्ट पॉइंट हमारा लिखा है द सेक लाइक। और कैसा होता है सेक लाइक, अगर ये मैंने बताया सेक है, कोई सेक है तो ऑब्वियस उसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं। ठीक है, सेक मीन्स क्या होता है, एक थैला है ना अंदर जिसके अंदर कोई कुछ एंजाइम्स भरे रहते हैं। तो द सेक लाइक स्ट्रक्चर इन अ सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, किससे, मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, दिस इज कॉल्ड द लाइसोसोम। तो आपका अपना फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया है कि लाइसोसोम कैसा दिखता है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लाइसोसोम बोलते हैं। सेकेंड, अब मैंने बताया सेक लाइक है तो ऑब्वियस उसके अंदर कुछ ना कुछ एंजाइम्स फिलअप होंगे या कुछ ना कुछ पार्ट उसके अंदर होगा, इसलिए हमको सेकंड पॉइंट लिखेंगे इट इज फिल्ड विद एंजाइम्स। तो हमने सेकंड लिखा इट इज फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। और कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम, जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से आते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ओके, अब हमने पढ़ा था RER के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। उसमें मैंने क्या बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया था, इसके ऊपर क्या थे, डॉट लाइक स्ट्रक्चर थे, उसको क्या बोलते हैं हम, राइबोसोम्स बोलते हैं। मतलब इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम कंटेंट होते हैं। और राइबोसोम क्या करते हैं, इसको मैं एक बार रिकॉल करवा रही हूँ आपको कि कहाँ से आते हैं ये एंजाइम्स। ठीक है, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करते हैं। ठीक है, तो RER से हमको एंजाइम्स कहाँ जाते हैं, लाइसोसोम में आते हैं। तो ये लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं,
RER से आते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है अपना, एंजाइम्स आर मेड बाय RER। ओके, RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, रेटिकुलम। आई थिंक आपको थर्ड पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया लाइसोसोम में कि एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, RER से आते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। ओके, ये तीनों पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गया है कि सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेकंड, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में बनते हैं। ओके, एंड थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, दिस इज कॉल्ड द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको एक स्टार मार्क कर रही हूँ। जब भी आप पढ़ेंगे कि वाई द लाइसोसोम इज कॉल्ड द, एक इसमें हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है, वाई द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। अब वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, जैसे नाम से पता चल रहा है कि क्या करेगा, ये वेस्ट को क्या करेगा, हमारी बॉडी से डिस्पोज कर देगा। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी अनयूजफुल मटेरियल है, सब्सटेंस है, या फिर कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स है, उन सबको क्या करता है, डिस्पोज करता है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो इस वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहते हैं, उसके लिए हम आगे पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। हमारी बॉडी में जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, मीन्स जैसे हम कुछ खाना खा रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमने पूरा पढ़ा हो, तो उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, वो भी क्या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर या जो फूड होता है, फूड पार्टिकल्स को वो क्या करता है, सिंपलर सब्सटेंस में, मीन्स छोटे छोटे सब्सटेंस में वो क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में। तो एक पॉइंट हम और लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ओके, देन अब इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहते हैं। 6 पॉइंट मैंने लिखा है, दे कीप द सेल क्लीन। सेल को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। कैसे करते हैं, बाय डाइजेस्टिंग एंड ब्रेकिंग द आउटसाइड मटेरियल। अभी मैंने यहाँ लिखा है ना कि ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो दे कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिव एंड ब्रेकिंग द आउटसाइड मटेरियल लाइक बैक्टीरिया, फूड एंटरिंग द सेल और वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनिज्म। इस पॉइंट को मैं अच्छे से समझाऊंगी, इसीलिए इसको बोलते हैं हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये क्या करते हैं, हमारी सेल के अंदर बैक्टीरिया है या फिर कोई वायरस प्रेजेंट होते हैं, है ना, बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स होते ही हमारे, कुछ वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, या फिर कुछ फूड स्टफ्स आ गए, ठीक है। उनको क्या करता है, वो क्या करता है, हमारे सेक के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो इनको क्या करते हैं, इनको ब्रेकिंग द आउटसाइड मटेरियल, उनको तोड़ देते हैं, किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। और एंड मैंने ये भी लिखा है, वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कभी कभी अनयूजफुल भी होते हैं, या फिर कटे फटे बोल सकते हैं हम, जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, या फिर बहुत ही पुराने हो जाते हैं, ठीक है। वॉर्न आउट मतलब बहुत पुराने हो जाते हैं, उन सबको भी वो क्या कर देता है, हमारी बॉडी से डिस्पोज कर देता है या उनको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो सो इट इज कॉल्ड द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लाइसोसोम को वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं या फिर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उन सबको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में और बॉडी से डिस्पोज कर देते हैं। सो इट इज कॉल्ड द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ओके, क्लियर। ओके, तो हमारे कितने पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है सेक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है ये सेक लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और क्या होते हैं इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में जैसे जैसे मैंने बताया डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, इसमें मार्क्स डायग्राम के भी रहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने बताया था एंजाइम क्या रहते हैं, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं। कहाँ से आते हैं ये, RER में बनते हैं ये सारे एंजाइम्स और इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, देन लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम 7 पॉइंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग। देखो मैंने यहाँ पे रेड कलर से लिखा है सुसाइड बैग। सुसाइड का मीन्स क्या होता है, आत्महत्या करना। मीन्स ये क्या करते हैं, अपनी खुद की सेल को ही मार देते हैं, ठीक है ना। क्या होता है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना लाइसोसोम में,
जब इनकी खुद की सेल डैमेज होती है तो क्या करते हैं, सारे एंजाइम्स जो है वो बाहर आ जाते हैं और सेल को बस्ट कर देते हैं, मतलब सेल क्या होती है, फट जाती है। उससे सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं और अपनी खुद की सेल को ही वो खा जाते हैं एक तरह से, ठीक। सो इट इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो मैंने क्या लिखा है लास्ट पॉइंट, समटाइम्स व्हेन द सेल गेट डैमेज, जब उनकी सेल डैमेज हो जाती है, मीन्स ये सेल डैमेज हो गई, ठीक है, तो जितने भी एंजाइम्स है वो क्या आ गए, बाहर आ गए, ओके। लाइसोसोम में बस्ट क्या होता है, लाइसोसोम फट जाता है, लाइसोसोम में बस्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और वो जो एंजाइम होते हैं वो अपनी खुद की सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। सो इट इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्लियर, राइट? आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया है। हमने इसमें दो फंक्शंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक फर्स्ट फंक्शन हमारा था वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, इसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और एक और था हमारा व्हाई द लाइसोसोम आर कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड बैग क्यों कहते हैं ये भी मैंने बताया, क्या करते हैं, कभी कभी खुद की सेल को ही डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स पे। तो हमने अभी हमारा क्या सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट किया है, हमने हमारा कंप्लीट हो गया, लाइसोसोम हमारा कंप्लीट हो गया। अब देन नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स पे आते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। हम पढ़ रहे हैं आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है हमारे सेल का। सेल को मैं अब बार बार ड्रॉ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक सेल माइटोकॉन्ड्रिया का एक डायग्राम ड्रॉ करूंगी, उसमें आपको समझाऊंगी किस तरह से, हमको एक रफ डायग्राम बना रही हूँ मैं, माइटोकॉन्ड्रिया हमको कैसा दिखता है। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का सेल के अंदर क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल्स और होता है, उसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है वो, ठीक है। ये भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये सेल मैंने इस तरह की बनाई, इसकी आउटर सेल बना दी है, और ये होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में इस तरह से आपको ये दिख रहा है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो जब हम माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करते हैं तो हमको कैसा दिखता है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो हमको स्मूथ दिखती है, माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको आउटर मेम्ब्रेन कैसी दिखती है, स्मूथ, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी दिखती है, फोल्डेड। इस तरह से हमको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं इसके अंदर, मीन्स ये कैसी है, डीपली फोल्डेड होती है। कैसी होती है, डीपली फोल्डेड, मीन्स फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है इसकी, फोल्डेड। तो ये हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है आउटर मेम्ब्रेन, ओके। हम अभी क्या कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड देन ये मेम्ब्रेन होगी हमारी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डायग्राम को देखते हुए हम इसका फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन। किससे सराउंड होता है, किससे घिरा होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन से, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि आउटर मेम्ब्रेन कैसे दिखती है, स्मूथ दिखती है, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है पोरस होती है, मीन्स माइन्यूट इसके अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में माइन्यूट पोर्स होते हैं। तो हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट होगा आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। कैसी होती है हमारी, पोरस होती है। एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। फोल्ड है ये, आपको इस तरह से फोल्डेड दिख रही है, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, डीपली फोल्डेड। तो हमने सेकंड पॉइंट इसका लिखा है आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, ओके। सो स्टूडेंट, हम अभी क्या ओनली 9th क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर और भी बहुत लार्ज है। अगर मैं इसको समझाती हूँ इसके स्ट्रक्चर को, तो अभी इसके अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे मैं अभी आपको इसमें नहीं लिखूंगी मैं, क्योंकि आपके 9th क्लास में इतना एलोबरेट, इतना अच्छे से नहीं बता रखा है। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाएंगे 11th या 12th में, तब आपको माइटोकॉन्ड्रिया में और भी स्ट्रक्चर स्टडी करने पड़ेंगे। तो मैं जस्ट आपको ताकि पता रहे कि किस तरह से इसमें ये स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन हो गए, आउटर मेम्ब्रेन हो गए। इनर मेम्ब्रेन में ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको, मीन्स ये फोल्डेड जो दिख रही है वो उसको बोलते हैं हम क्रिस्टी, ओके। एंड इसके अंदर भी मैट्रिक्स भरा होता है, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स, इतना आपके लिए काफ़ी है। 9th क्लास में इतना आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हम मेम्ब्रेन कैसे दिखती है, डबल फोल्डेड होती है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, पोरस होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। और इनर मेम्ब्रेन, इसको हम, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, और इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स करके एक सब्सटेंस भरा होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, एक फ्लूइड सब्सटेंस भरा होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डीएनए होता है, इसका खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया स्ट्रक्चर। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर के लिए हमको ये 3 पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्ड। ओके, अभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन आप लिख सकते हो कि दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड द क्रिस्टी एंड इनर फ्लूइड इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। ओके, ये हम पॉइंट्स इसमें स्ट्रक्चर में कंप्लीट करेंगे। देन अब आते हैं इसके फंक्शन पे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या फंक्शन करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार कर रही हूँ मैं क्योंकि इसको हम अधिकतर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, या फिर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस क्यों बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ पावर हाउस ऑफ द सेल मीन्स सेल को क्या देता है। ठीक है, अब क्या होता है ये अब इसके मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो मैं सिर्फ इसको समझाने के लिए कि पावर हाउस क्यों बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर हाउस क्यों बोलते हैं। दे इन्वॉल्व इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, किस में इन्वॉल्व होता है, सेलुलर एक्टिविटीज या सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। मीन्स जैसे हमारी एक एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी फूड स्टफ है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करता है। ओके, तो सिंपलर मीन्स एक तरह से ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, क्या किया हमने, फूड स्टफ का ब्रेक डाउन हुआ, किस में ब्रेक डाउन हुआ, सिंपल सब्सटेंस में, तब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी। कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है तो क्या होता है, हमारी एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी। ठीक है, ओके, ये रिलीज एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, मीन्स जो एनर्जी रिलीज होती है उससे क्या बनते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ओके, तो मैंने इसमें लिखा है फूड स्टफ ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड एनर्जी एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, उससे क्या बनते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कहाँ से आते हैं, ये जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, या फिर हम पावर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, उस समय हमारे एनर्जी रिलीज होती है, इस रिलीज एनर्जी से क्या बनते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, इन एटीपी मॉलिक्यूल्स को सेल क्या करके रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, जिससे वो अपने सेल की एक्टिविटीज में यूज करता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला मैंने लिखा है जस्ट आपको एक बताने के लिए, C10H16N5O13P3, मतलब इसका एक केमिकल कंपोजिशन है। जस्ट एक आपको इतना डीपली नहीं जाना है, मतलब एटीपी मॉलिक्यूल का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मीन्स ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस के 3 मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो मैंने अभी आपको ये समझ में आया पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी फूड स्टफ होता है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में, और ये प्रोसेस होता है तब एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज होती है तो इस एनर्जी से क्या बनते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो किस फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहते हैं, वो होते हैं एनर्जी एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के रूप में ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल के अंदर, ये सेल बनाया मैंने, अभी मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ नहीं किया था क्योंकि मैं हर ऑर्गेनेल्स में आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो उसमें जो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है ना, ये इस तरह से सेल के अंदर हमको दिखते हैं,
ये इस तरह से हमको दिखते हैं, ठीक है ना। यह न्यूक्लियस है, ये मैं पहले ड्रॉ कर चुकी हूँ इसलिए मैं आपको अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से सेल हमको जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर दिखता है, ओके, जिसको मैंने अलग से यहाँ पे ड्रॉ करके आपको डायग्राम बता दिया है कैसे है, ठीक है। तो व्हाई इज द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। जो एनर्जी रिलीज होती है वो उससे क्या बनते हैं? एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब इन एटीपी मॉलिक्यूल्स को सेल क्या करता है? क्या करता है? एटीपी मॉलिक्यूल्स को सेल यूज करता है, किस लिए? सेल की एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। सेल की जो भी एक्टिविटीज होती है उसके लिए, उन फंक्शन के लिए ये क्या करता है? एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूज करता है, जिसके कारण सेल फंक्शन करता है, ओके, राइट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। इसके लिए मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। 4th पॉइंट लिखा है इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन? कोई भी फूड स्टफ है या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है? सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेकडाउन हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है, उससे एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इस एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है, इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। पावर मतलब ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ओके। सो इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये आपको फंक्शन समझ में आ गया। एंड लास्ट फंक्शन है, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये मैंने आपको फ्लूइड कंटेंट क्या होता है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर मैंने क्या बताया? इसके अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, मीन्स इसके पास में उसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। तो ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज का भी काम करता है। तो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, ओके, एंड राइबोसोम, खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। सो इट इज केपेबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, ठीक है। तो ये खुद के प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद सेल बनता है और इस तरह ये सेल बनते रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये सिंथेसाइज, प्रोटीन सिंथेसाइज का काम भी करते हैं। क्या होता है? इनका खुद का राइबोसोम एंड डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स एक बार मैं और रिकॉल करवा देती हूँ आपको कि हम कौन सा ऑर्गेनिल्स पढ़ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों पावर हाउस बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और ये एनर्जी कहाँ आती है? सेल के सेल फंक्शन में, अदर सेल की केमिकल एक्टिविटीज में ये एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, ओके। सो इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसमें क्या होता है? इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, जिससे ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं, ओके। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम एक नए सेल ऑर्गेनिल्स के साथ। थैंक यू।